अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारकबाद उन सब स्टूडेंट्स को जिन्होंने इंतहाई अच्छा रिज़ल्ट स्कोर किया, और जो स्टूडेंट्स रिज़ल्ट अच्छा नहीं ला सके समहाउ किसी भी रीज़न की वजह से, उन लोगों को क्या करना चाहिए और उनको रीचेकिंग की तरफ जाना चाहिए या रीटेक की तरफ जाना चाहिए, ये सारा प्रोसीजर कैसे हमने फॉलो करना है, रीचेकिंग की फ़ीस क्या होती है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप रीचेकिंग की तरफ जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके ग्रेड्स इंप्रूव हो सकते हैं, तो उसके कुछ 4 क्राइटेरिया से कैम्ब्रिज आपके पास रीचेकिंग ऑप्शन रखता है। क्राइटेरिया नंबर 1 फॉर द रीचेकिंग इज़ कि आपने जो पेपर रीचेक करवाना है उसकी सिर्फ वो टोटल दोबारा आपका चेक करेंगे। उसके लिए आपको 7,830 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपका पेपर रीचेक करने के बाद आपको कॉपी ऑफ दैट स्क्रिप्ट भी दें, यानी आपके आंसर भी दें कि उन्होंने कैसे एवेल्यूएट किया आपको, तो उस वक्त आपकी फ़ीस होगी 17,120। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर सिर्फ रीचेक ना हो, आप ये चाहते हैं कि आप उसको री एवेल्यूएट करना चाहते हैं, री मार्क करवाना चाहते हैं, री असेस की तरह से आप उसकी री मार्किंग करवाना चाहते हैं, तो री मार्किंग पॉसिबल होगी 18,230 रुपीज़ में। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट रीचेक भी हो, री मार्क भी हो और आपको उसकी स्क्रिप्ट की कॉपी भी दी जाए, तो उसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा है जो कि 27,500 रुपीज़ है। आपको ये सब अमाउंट वापस कर दी जाएगी, यानी रिफ़ंड कर दी जाएगी अगर आपका सम हाउ ग्रेड इम्प्रूव होता है। लेकिन अगर आपका ग्रेड वही रहता है या ग्रेड लो हो जाता है तो आपको ये फ़ीस रिकवर नहीं होगी। नॉर्मली जब पेपर बच्चे रीचेकिंग की तरफ जाते हैं तो उनका ग्रेड आमतौर पे वही रहता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मेरे से बहुत किया जाता है कि सर हम रीचेक करने के लिए जाएं। मेरे और मेरे दोस्त ने सेम सेशन दिया था, मेरे और मेरे दोस्त के सेम मार्क्स थ्रू आउट द ईयर स्कूल्स में आते थे, लेकिन जब कैम्ब्रिज का रिज़ल्ट आया तो उसने तो ए ले लिया लेकिन मेरा सी, डी या बी आ गया। तो क्या मुझे रीचेक की तरफ जाना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी एकेडमी को या किसी स्कूल को जहाँ पे भी फॉलो करते हैं, अक्सर टीचर आपके आंसर्स को, स्पेशली इन इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हेयर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामियात एंड हिस्ट्री। उसमें क्या होता है कि समटाइम वो आपको मार्क्स दे देते हैं विदाउट रीडिंग, आपकी लेंथ दे के किसी बात से। एग्जामिनर आपको एक मार्क को अगर आप 7 लाइंस में लिख दें, 10 लाइंस में लिख दें, लेकिन वो कैम्ब्रिज का एग्जामिनर आपको एक ही एवेल्यूएट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको स्कूल टीचर्स और मे बी आपके एकेडमी टीचर्स इस तरह से एवेल्यूएट कर सकते हैं कि वो आपकी लेंथ दे के खुश हो जाएं, क्योंकि वो आपके आंसर पढ़ने के लिए बॉदर नहीं करेंगे। उनके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो आपके इंडिविजुअल आंसर रीड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर आपके स्कूल में और एकेडमी में कोई क्राइटेरिया था तो उसको नहीं फॉलो करना। फॉलो आपने किस चीज़ को करना है रीचेकिंग के लिए? इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत रेयर है कि आपका ग्रेड इंप्रूव हो। आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरफ जाएं, अभी उसकी तरफ मैं आता हूँ। लेकिन अगर आपने इस्लामिक हिस्ट्री में आपको लगता था कि आपकी सब्जेक्ट में कमांड है और आपने आंसर्स हमेशा एग्जामिनर की के अकॉर्डिंग लिखें, तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये क्राइटेरिया जहन में कि यार फ्रेंड ने इतने ले लिए, मेरे इतने आने चाहिए थे, हमारे हमेशा इक्वल आते थे, तो फिर नहीं, आई एम डाउटफुल कि आप कुछ उसको बेटर कर पाएंगे। और कभी भी सी डी की से रीचेकिंग की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर सी डी से आप रीचेक करके आगे भी बढ़े तो लेट से एक बी ही आएगा ना। हाँ, अगर आप बी पर हैं तो आप ए हासिल करने की तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस होगी कि आप इस्लामिक हिस्ट्री में रीचेकिंग की तरफ मत जाएं। आपने अगर जाना है तो लेट से आप O3 के स्टूडेंट हैं और आपने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप कंफर्टेबल रहे हैं, आप थ्रू आउट द ईयर पास पेपर सेशंस बहुत अच्छे तरीके से किए, आपको लगता रहे कि आप हमेशा अच्छे करते हैं और आपने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से किया, आपको लगता था कि आप बड़े कॉन्फिडेंटली आए हैं, आपको लगता था कि आपने P1 P2 बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया, तो आप जाएं और उसको रीचेक के लिए अपील करें। और दूसरी ऑप्शन ये है, और अच्छा हाँ, रीचेकिंग अगर की तरफ जाना है तो इसकी डेट है, आपने 5 सितंबर या 6 सितंबर तक आपने इन फीसेस के साथ जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 जो मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में डिटेल में बताई, आप सेलेक्ट करके इस हवाले से जा सकते हैं। थोड़ा सा अब मैं बात कर दूं कि रीटेक की तरफ। कुछ बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि समहाउ वो इतना अच्छा ग्रेड नहीं ले पाए,
वो अच्छे स्टूडेंट थे लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम नहीं उतना अच्छा पढ़ सके, या फिर थ्रू आउट द ईयर अच्छा नहीं पढ़ सके। मेरे पास कई अच्छे ऐसे स्टूडेंट भी आए जिन्होंने अपने स्कूल लेवल पे कभी ए ग्रेड नहीं लिया था, लेकिन एक सेशंस जो टेस्ट लिए जाते हैं उन्होंने उसको फॉलो किया और वो ए या ए स्टार पर आए। तो इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि हमें पता हो कि एग्ज़ामिनर को आंसर किस तरह से करने हैं। हमने पास पेपर सिर्फ ना किए भी हों और एग्ज़ामिनर की आंसर की भी पढ़ी हो, एग्ज़ामिनर का रिव्यू भी पढ़ा, उसका रिपोर्ट भी पढ़ो, तब हम अच्छा स्कोर भी करेंगे। दूसरी बात पे अब हम आते हैं कि रीटेक पे कब जाना है। रीटेक पे हमने तब जाना है कि आप समहाउ आपको लगता है यार आपके 7 सब्जेक्ट्स थे, आपके 4-5 सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, 2-3 सब्जेक्ट किसी वजह से आपके अच्छे नहीं आ सके, आपकी प्रिपरेशन थी या एग्ज़ाम में फोकस कम हो गया या पेपर थोड़ा सा आपको लगता है ऊपर नीचे हो गया, तो आप जाएँ रीटेक के लिए। अगर आप विद वेरी नेक्स्ट अटैम्प्ट जाएंगे, क्योंकि अब रिज़ल्ट के बाद 45 डेज़ बाद आई थिंक देखें ना, अब अक्टूबर आने में देर नहीं है और अक्टूबर में ही आपके ये पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है आपके पास कम टाइम है। अगर आपने जाना है तो नेक्स्ट सेशन में जाए, लेकिन अगर आप इस सेशन में कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी तैयारी कर लेंगे तो आप इस सेशन में भी जा सकते हैं। और तभी जाएँ जब आप बी पे स्टैंड करें। अगर आप CDE पे स्टैंड करें तो उसको आप इम्प्रूव करके भी आई थिंक ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने देखा ओवर द ईयर्स DC से जो बच्चे इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा B पर ही फॉल करते हैं, तो वो उनको इतना बेनिफिट नहीं दे पाता। हाँ, ए स्कोर अगर आप कर पाएँ तो आपको अगर आपके नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, नेक्स्ट कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको उसमें लैग करेगा। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने देखना है कि आपने पेपर कैसे किया। आपको लगता है कि रीचेकिंग की ज़रूरत है तो रीचेकिंग की तरफ जाना है, आपको लगता है रीटेक की ज़रूरत है तो रीटेक की तरफ जाना है। और ये भी एक एटीट्यूड हो सकता है कि आप हार्ड वर्क करें नेक्स्ट पेपर में और नेक्स्ट पेपर में अपना लोहा मनवाएं और उसमें नेक्स्ट रिजल्ट को अपने इम्प्रूव करें, क्योंकि समटाइम फेलियर भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाता है। आपको सेटबैक लगता है, आप सोचते हो यार मैं कैसे पीछे रह गया, मेरे दोस्तों हमेशा मेरे बराबर थे या मैं उनसे आगे होता था, लेकिन आज रिज़ल्ट में मैं कैसे पीछे रह गया। तो इसको लुक बैक करें और इस टाइम के अंदर ये फैसला करें कि आपने आगे अपनी स्टडीज़ को किस तरह से लेके चलना है, क्या डिस्ट्रैक्शंस में डिवाइडेड रहना है या अपने फोकस को करना है। थोड़ा सा मैं थ्रेशोल्ड के ऊपर ये वीडियो लेके जाना चाहूँगा अब कि थ्रेशोल्ड, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में मैं थ्रेशोल्ड सब सब्जेक्ट के बताए थे। हमें पता है कि O लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ का जो इस वक्त थ्रेशोल्ड आए, अगर आपने A स्टार लेना है तो आपको 111 मार्क्स लेने पड़ेंगे, और अगर आपने ग्रेड A लेना है तो आपको 94 मार्क्स लेने पड़ेंगे। ये 94 से अगर किसी बच्चे के 93 भी आ गए ना, तो इसका क्या मतलब होगा कि उसका ग्रेड B है। लेकिन अगर उसने 94 लिए, 95 लिए, 96 लिए, अप टिल 110 उसका ग्रेड A ही कंसिडर होगा। लेकिन जैसे ही वो 111 स्कोर करेगा तो उसका A स्टार कंसिडर होगा। सेम वे में इस्लामिया के अंदर उसके अगर 61 उसने स्कोर किया P1 P2 को कंबाइन मिला के, तो वो ग्रेड A स्कोर करेगा। लेकिन अगर A स्टार स्कोर करना है तो उसके लिए उसको 69 मार्क्स मिनिमम रिक्वायर है टू स्कोर, फिर ही वो ग्रेड स्कोर कर सकेगा। इसी तरह से अगर मैं मैथ्स के ग्रेड्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर उसको 145 मार्क्स रिक्वायर है टू स्कोर A, और 172 मार्क्स रिक्वायर है फॉर A स्टार। तो इसका मतलब है थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई है। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रिव्यू था कि पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा टैकल करने वाला था। ओवर द ईयर्स मैंने देखा है कि एग्जामिनर टेंड टू सरप्राइज, तो ये वाला पेपर बच्चे कहते हैं काफ़ी सरप्राइजिंग था, लेकिन फिर भी हम देखें तो थ्रेशोल्ड हाई है। इसका मतलब है बच्चों ने अच्छे तरीके से इसको अटेंड किया और उन्होंने स्कोर अच्छा किया। अगर बायोलॉजी की तरफ आए तो उसका A स्टार 164 पे है और 138 पर A है। इसका रीज़न है आई बिलीव ओवर द ईयर्स ऑलमोस्ट ऐसे रहता है, लेकिन मैं समझूंगा थोड़ा सा इस दफ़ा डाउन आया है। अब मूव करें फिज़िक्स पे, तो फिज़िक्स का A है 129 पर और A स्टार है 159 पर, यानी अगर आपने 128 भी स्कोर कर लिया तो आपका B है। इसलिए एक एक मार्क जो हम यूनिट्स की इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं ना लेक्चर के दौरान, तो वो इसलिए होती है कि वो एक मार्क आपका कहीं B तो नहीं कर रहा A को, तो अपने A को A ही रहने दें, ना कि उसको B बनाएं। इसी तरह से अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अगर आपने A लेना है तो 128 मार्क्स रिक्वायर है, मोर और लेस सेम फिजिक्स की तरह का इसका, और अगर आपने A स्टार लेना है तो 161। दो की केमिस्ट्री का पेपर बच्चों के रिव्यू था कि काफ़ी आसान है और आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसमें A ही स्कोर किया है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ पर आए
जो सरप्राइजिंगली बिजनेस स्टडीज़ का ग्रेड काफ़ी कम आया, जो कि 87 है ए और 105 पर ए स्टार है। सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें बच्चे ये करते हैं कि 2 जनरल आंसर लिखाते हैं, वो डिफरेंस ही नहीं कर पाते कि आपने केस स्टडी को या सिचुएशन को कैसे अप्लाई करना है। एग्जामिनर ये बता के थक जाता है। आपको बिजनेस स्टडी इतना इजी लगता है, आपको लगता है कि 3 मिनट्स है, लेकिन जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी नहीं होता, वो एक 2 जनरल आंसर होता है। क्यों? क्योंकि आप कभी स्पेसिफिक होकर आंसर नहीं लिख रहे होते। तो ये आपकी बड़ी मिस्टेक होती है, दैट्स वाई आपका ग्रेड अच्छा नहीं है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसका बिजनेस से बेटर है, और ए स्कोर करना है तो आपको 103 मार्क्स चाहिए, और ए स्टार के लिए 122 मार्क्स चाहिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमने रीचेक करना है, हमने रीटेक करना है, और अपने और थ्रेशोल्ड आ चुके हैं, कंपोनेंट ग्रेड्स भी आ चुके हैं। तो देखें आपने किस चीज़ में लैग किया, कि आपको रीचेक की तरफ जाना चाहिए या रीटेक की तरफ। आई डोंट थिंक कि आपको रीचेक की तरफ जाना चाहिए। बहुत रेयर होगा कि आपका मार्क्स इंप्रूव हों, या क्योंकि एग्जामिनर ऑलरेडी काफ़ी विजिलेंसी से चेक करता है, लेकिन आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आपने बहुत अच्छा किया था, आप श्योर हैं, अपने जिन टीचर से पढ़ते रहे वो भी आपके बारे में कॉन्फिडेंस है। लेकिन हाँ, उन टीचर के बारे में एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि उनको कैम्ब्रिज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि हमारे स्कूल सिस्टम्स का, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनसे एडवाइस लेंगे तो वो जनरल आपको बताएंगे, लेकिन एक कैम्ब्रिज का बंदा जो होगा वो आपको ऑथेंटिक बात बताएगा। और इसी तरह से अगर आप अपनी सब्जेक्ट लो किस ग्रेड के साथ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो आप रीटेक करें। हाँ, आपको थोड़ा ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको दोबारा से देना ये सब चीज़ें, लेकिन आपको होता है ना कि यार मैंने स्ट्रेट इसका मेरा ख्वाब था। तो अगर आपने इस तरह का ख्वाब देखा हुआ तो रीटेक की तरफ जाएं, या ये भी नहीं करना तो बस अपने आप को इम्प्रूव कर लें, कहें कि मैंने जो मिस्टेक्स की, जहाँ से मैंने लैग किया, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगा, और आइंदा से इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। तो अगर आपको इस हवाले से कैम्ब्रिज के रिज़ल्ट 2024 के हवाले से कोई और भी क्यूरीज़ हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत दफ़ा कमेंट्स में भी आया, वैसे पर्सनल मैसेज में भी आया, स्टूडेंट्स ने आके वैसे भी पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा क्यों ना इसके हवाले से एक वीडियो बना दी जाए और आप लोगों को मैसेज दिया जाए। लेकिन स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आपकी क्यूरीज को इंशाल्लाह टाइमली आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो, और आप मेहनत जारी रखें, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी और अच्छे ग्रेड्स से नवाजें। आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।